बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज का दिन कैसा जा रहा है? यकीनन बड़ा अच्छा दिन जा रहा होगा क्योंकि आज मुल्तान का मौसम जो है वो फिर एक दफ़ा खुशगवार सा है। बहुत अच्छा मौसम हुआ है। जब मैं ऑफिस आ रही थी तो बहुत ही खूबसूरत और ग्रीनरी जो है ना वो हमेशा आपको बड़ा अच्छा इफेक्ट देती है, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं और हमेशा इंसान जो है वो पॉजिटिव सोचने लग जाता है। वो कहते हैं ना, मौसम के असरात जो है वो आपके मूड्स पर लाजमी होते हैं। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो आपका मूड भी ऑटोमेटिकली जो है वो खुशगवार हो जाता है, चाहे आप जितने भी टेंस हो, जितने भी आप परेशान हो। उसके बाद जैसे आप ग्रीनरी देखते हैं तो बड़ा अच्छा आपको फील होता है। और इसी के साथ ही जो है अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी तैमूर ज़िया, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर ज़राअत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राना मुमताज रसूल साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम थोड़ा ज़राअत के हवाले से आम पे भी आज बात आप सबको पता है कि जैसे मैंगो है वो तो सबका फेवरेट होता है। आज थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे और डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे साथ जो है राना साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे हम इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जानेंगे कि किस तरह ये अपना काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसके हवाले से इनसे जानेंगे। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मौसम की मैं बात कर रही थी कि मौसम कैसा? आज तो बड़ा खुशगवार मौसम है, आप भी एंजॉय कर रहे हैं मौसम? जी बिल्कुल, मुल्तान वाले सारे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मुल्तान में वैसे 2-3 दिन से शदीद गर्मी पड़ रही थी, तो एक अब आज जो है वो थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है। तो अच्छा, ये बताएं सबसे पहले कि जिस तरह हम मैंगो की अगर बात कर लें, इस दफ़ा थोड़ा मैंगो की जो पैदावार में उसमें तो उसकी क्या सूरत हाल थी? इस दफ़ा वैसे पाकिस्तान की एक जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 1.8 मिलियन जो है टन्स जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान की ओवरऑल। और मैंगो एक एक्सपोर्ट के हवाले से एक मेजर क्रॉप कंसिडर की जाती है क्योंकि हमारा मैंगो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। ख़ास तौर पे हमारे इस रीजन, इस बेल्ट का जो मैंगो है वो बहुत पसंद किया जाता है। जहाँ भी पाकिस्तानी हैं और माशाल्लाह हर जगह पे हैं, दुबई, यूके और दुनिया के हर कोने में है पाकिस्तानी। तो अच्छा, जो लोग बाहर रहते हैं ना वो हमेशा आपसे मुल्तान का आम जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, तो लोग स्पेशली आपसे फरमाइश करते हैं कि जी मुल्तान से आम जो है वो लाजमी हमें भेजें। बाहर के मुल्क वाले तो छोड़ दें, आपको लाहौर में आपका जानने वाला हो या कहीं भी हो, वो आपसे मुल्तान वालों से स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो है वो मंगवाए जाते हैं। तो इस दफा मैंगो की क्रॉप अराउंड 40-50% जो है ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इफेक्टेड है, वो कम है बनिस्बत लास्ट ईयर के। उसके अंदर बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं। मेजर फैक्टर्स बारिशों की कमी थी पिछले साल। अगर हम सिंध से शुरू करें, सिंध से लेके हम यहाँ तक आ जाएं पंजाब में, क्योंकि सिंध भी एक मेजर क्रॉप है मैंगो की, वहाँ पे भी है एक पोर्शन उसका। तो पानी की कमी की वजह से, गर्मी की जो मौसम की जो वेरिएंस है, जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे, हाँ, उसकी वजह से क्रॉप ये सारी इफेक्टेड है हमारी। इस दफ़ा गर्मी जिस तरह पड़ी है, शुरू के अंदर दिन बहुत गर्म थे, रातें ठंडी हो जाती थी, तो ये मैंगो की क्रॉप के लिए नुकसानदेह था। फिर उसके बाद आंधियाँ और पानी की कमी और नहरों में पानी की कमी, तो इस वजह से काफ़ी इफेक्ट है। और इस दफ़ा तो गर्मी बहुत जल्दी आ गई, गर्मी जल्दी आ गई, इतनी शदीद गर्मी थी, बिल्कुल जल्दी आ गई। और बारिशें जब चाहिए थी तब हुई नहीं है, और उसके बाद जब उस टाइम पे जब मैंगो को बारिशें नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस वजह से मैंगो जो लगा होता है दरख्त वो गिरना शुरू हो जाता है, तो तब हुई हैं बारिशें। तो ये मेजर कॉजेज रहे हैं। तो इस दफ़ा तंगी है, रेट्स ज़्यादा हैं। पहले महंगाई के ऊपर सारे बात कर रहे हैं, तो मैंगो के रेट्स भी उस हिसाब से, क्योंकि क्रॉप कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो आगे से रेट्स बढ़ जाते हैं। तो उसमें इंडस्ट्री को भी चैलेंजेस हैं ये वाले सारे, लोकल आवाम के लिए भी ये चैलेंजेस हैं क्योंकि फ्रूट की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो इंडस्ट्री को मेजर चैलेंजेस हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। सही। अच्छा मुमताज साहब, आपके क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, कौन से सोशल एक्टिविटीज पे आजकल आप काम कर रहे हैं? आप तो ईद गुजरी है, तो ईद के जो तीनों दिन होते हैं वो हमारी कोशिश होती है कि वो दिन जो है ना हम उन लोगों के साथ स्पेंड करें जिनके साथ कोई नहीं। तो मतलब है जो हमारा एक प्रोग्राम फर्स्ट डे होता है वो हम ईदी सेंटर में जाते हैं। अब ईदी सेंटर में कोई 60 से 70 बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं वो नॉर्मल, लेकिन किसी न किसी वजह से, कोई घरेलू चपकलश की वजह से, गुम होने की वजह से, पेरेंट्स ना होने की वजह से वो बच्चे वहाँ पे होते हैं। तो वो होता ही है कि हम उनका ना कोई 10 से 15 दिन पहले ही उनके नाप वगैरह ले लेते हैं,
ठीक है। तो कपड़े वगैरह उनके सिलवाते हैं, उनको फिर ईद से पहले जाके कपड़े वगैरह दे आते हैं। फिर ईद वाले दिन स्पेशली हमारी ये कोशिश होती है कि एक टाइम का खाना हम उनके साथ खाएं। तो वो चूँकि फिर हम सारे दोस्त चले जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ी सी उन बच्चों के साथ केक वगैरह, फ्रूट वगैरह ये भी ले जाते हैं, केक कटिंग हो जाती है बच्चों के साथ, कोई मिली नगमे या तराने या उनके साथ कोई एक्टिविटी हो गई, झूले वगैरह वहाँ लगे हुए हैं, फिर खाना वगैरह खाया और इस तरह। फिर जो हमारा सेकंड डे होता है वो होता है ओल्ड एज होम में। वहाँ पे भी अब बुजुर्ग रहते हैं, वो भी रेगुलर हमारा प्रोजेक्ट है, हम वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ भी हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है। सही। वहाँ पे एक थोड़ा सा हम यूँ करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के हवाले से जिनकी कोई करीब करीब बर्थडे होती है, हम उनसे वहाँ पे केक कटिंग करवा लेते हैं, तो उनके साथ भी इस तरह की एक्टिविटीज होती है। फिर थर्ड डे हमारा होता है सिविल हॉस्पिटल में, जो बच्चों की कैंसर की वार्ड है, वहाँ पे जाते हैं बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देने और ये चीज़ें कर देना। तो इस तरीके से फिर एक्टिविटीज़ हमारी ये जनरेट होती रहती हैं, उस तरीके से हम करते रहते हैं। बेसिकली तो ये वो तबका, ये वो लोग हैं कि जिनके माँ बाप या जानने वाले या कोई भी लोग नहीं है, तो वो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम ईद की खुशियों में उन्हें भी साथ शामिल करें। बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे हेल्थ के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ये एक्टिविटीज़ हमारी चलती रहती हैं और उनको हम कंटिन्यू करते हैं उसमें। सही। अच्छा, ये आपके मेन प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, और आजकल क्या इस पे काम कर रहे हैं? तो आपकी ईद के हवाले से एक्टिविटीज होगी। अब आज कल हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डॉक्टर अहमद मसूद साहब हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। अब क्योंकि आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऑफ है, वरना वो ये होता है कि हम वहाँ पे सेमिनार करते हैं अवेयरनेस के हवाले से, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके। ये एक और हम करते हैं कि कैंसर केयर हॉस्पिटल है लाहौर में, उनकी एक वैन है जो कि फीमेल के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से स्क्रीनिंग करती है, उनके हम कैंप्स करते हैं। तो वो फिर हम वहाँ से गाड़ी मंगवाती है, वो 10 से 15 दिन का शेड्यूल होता है हमारा कि पूरे जनूबी पंजाब में हम दिन मुख्तस करके हम वहाँ पे विजिट करते हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह कर देते हैं। तो अब स्पेशली फीमेल के अंदर ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है, और यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा सहूलत भी नहीं है। अब हमने लास्ट डेज में विजिट किया था निश्तर का, तो वहाँ पे एक नया वार्ड बना है, तो वहाँ पे ये सर्विसेज हो रही है। लेकिन डेफिनेटली सारे मुल्तान में तो नहीं, यहाँ पे सराउंडिंग भी है, लोधरा भी है, भावलपुर, डीजे खानी, सर जितने भी एरियाज है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे कैंसर के हवाले से करते हैं। तो ये हमारा आने वाला प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम करें। ठीक हो गया। और क्या समझते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ना जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। कई लोग अपना टेस्ट सिर्फ इस वजह से नहीं करवाते कि अगर मैंने टेस्ट करवाया और खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम निकल आई तो मैं इलाज कैसे करवाऊंगा। तो उससे बेहतर है कि मैं चेक ही ना करवाऊँ, मुझे पता ही ना लगे मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ बेसिकली डायग्नोज का प्रॉब्लम है। फिर जो लेबॉर्टरीज के टेस्ट हैं और बाकी जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कॉस्टली भी हैं, तो ये भी एक दूसरा फैक्टर है। तो इस हवाले से भी हमारी सर्विसेज होती हैं कि मुख्तलिफ जगह पे हम कैंप्स लगाते हैं, वहाँ पे शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, ये जितनी भी बीमारियाँ और इनके टेस्टेज हैं वो एक तो हम FOC फ्री ऑफ कास्ट हम कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारे जो मुल्तान में हॉस्पिटल चल रहे हैं 10 रुपये पर्ची वाला या 30 रुपये पर्ची वाला, उनके अंदर भी हम ये वाली सर्विसेज देते हैं कि हम ये चीज़ें करें। तो बेसिकली तो देखें, पहली चीज़ हेल्थ है, फिर उसके अलावा एजुकेशन है। एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चों को कापीज़ दे रही, गवर्नमेंट चूँकि बुक्स वगैरह तो दे रही है बच्चों को, उनकी कापीज़ हैं, उनकी यूनिफॉर्म है, बच्चों की चादरें हैं, इस हवाले से वो फिर मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहा होता है उसके हवाले से एक्टिविटीज़ हम अरेंज करते हैं। सही। अच्छा, जिस तरह क्लाइमेट आपकी बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो उसके हवाले से बाकी फसलों पे क्या असरअंदाज हो रहा है? वो क्लाइमेट चेंज के जो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर मौसम की वेरिएंस है कि गर्मी पहले पड़ रही है, सर्दी देर से पड़ रही है, फिर पानी की शॉर्टेज है। तो ये चीज़ें सिर्फ मैंगो को नहीं, मतलब ओवरऑल जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये सारी टेम्परेचर और पानी और इन सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं, तो सारी ही इफ़ेक्टेड हैं। पाकिस्तान बीइंग इन द टॉप 10 कंट्रीज़ जिसको क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो हमारे लिए इस चीज़ के ऊपर हमें काम करना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव था बिलियन ट्री सुनामी वाला, मतलब नॉट बीइंग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें लेके आ सकती हैं क्लाइमेट चेंज को कवर अप करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर है और उसको नेचुरल चीज़ों से ही आप ज़्यादा कवर अप कर सकते हैं। तो बाकी क्रॉप्स पे इफ़ेक्ट है इसका काफ़ी, और सिमिलरली यील्ड्स कम हो गई हैं ओवर द टाइम, यील्ड्स कम हो गई है, और पीछे से जो इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो टाइम के साथ और टैक्सेस के साथ वो महंगी होती जा रही हैं। तो इनपुट्स महंगी हो गई हैं, यील्ड्स क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कम होती जा रही हैं। तो ये दिस इज़ टाइम टू वरी कि हम लोगों को कुछ मॉडर्न टेक्निक्स लेके आनी पड़ेंगी,
और ये चीज़ें हमें अपने एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर लेके आनी पड़ेंगी, अवेयरनेस अच्छा, रिसर्चर्स की भी तो यहाँ पर जरूरत है ना। हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिसर्च वाली साइड पे हम लोग उस पर फोकस ही नहीं करते। अगर ज़राअत के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा जनूबी पंजाब बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन अब हम देखते हैं हमारे जो किसान हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी फसल तैयार करने में जो है वो पहले उनका एक डर और खौफ आ जाता है कि एक तो महंगाई है, किस तरह हम अपनी चीज़ों को पूरा करेंगे और फिर हम आगे जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बिल्कुल है, रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं जैसे अभी जिक्र किया है कि मॉडर्न टेक्निक्स को हमने अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अंदर रिसर्च ही सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकती है। मैं ख़ास तौर पे मुल्तान के अंदर जो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है उसको दाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बहुत सारे काम कर रही हैं। और ख़ास अगर मैंगो एक उनका, क्योंकि मुल्तान बेस्ड हैं तो मैंगो के ऊपर तो उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। और वो फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन समझ लें कि वो फार्मर्स को इन्वॉल्व करते हैं, न्यू टेक्निक्स के ऊपर वो उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो इस तरह की सेंटर्स बनने चाहिए। हुकूमत को डेफिनेटली स्टेप इन करना चाहिए इस टाइम के ऊपर, क्योंकि अभी बड़ी ज़रूरत है इन टेक्निक्स को और रिसर्च की। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और ख़ासतौर पे जैसे आपने जिक्र किया, पंजाब जो है वो बहुत रिच है और यही एक एग्रीकल्चरल लैंड है। और पाकिस्तान, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ द बैकबोन, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। तो इसके ऊपर डेफिनेटली ये चीज़ें होनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव्स होने चाहिए। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे मुल्तान मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बट उसके अंदर जो है उनको और ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। कॉटन तो खास तौर पे कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। टेक्सटाइल्स तो भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ना, पाकिस्तान की इकॉनमी टेक्सटाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और टेक्सटाइल्स बहुत अच्छा, दे डूइंग वेरी वेल अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर। लेकिन कॉटन की प्रोडक्शन अगर बेहतर हो जाती है तो उनकी भी इनपुट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। हमारे एक्सपोर्ट का भी तो इस टाइम बहुत शदीद बुरा हाल है ना। एक्सपोर्ट्स का भी यस, लास्ट गवर्नमेंट की जो कुछ उन्होंने फैसिलिटेट किया है बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं पिछले कुछ टाइम्स के अंदर। लेकिन अभी एनर्जी क्राइसिस जो है उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट्स काफ़ी इफेक्ट हो रही हैं। और एनर्जी क्राइसिस के अंदर आपकी बिजली की कीमतें और उसके बाद अनअवेलेबिलिटी, डिफरेंट मसाइल हमारे तो हम तो ऐसा लगता है हर रोज एक नए मसले के लिए तैयार बैठे होते हैं। गैस के हवाले से आप देखें, बायो एनर्जी की बात की है कि अब घरों के अंदर गर्मियों के अंदर नहीं गैस आ रही, वही टाइमिंग है 2 घंटे सुबह 2 घंटे दोपहर और शाम, वरना पहले कभी इस तरह नहीं होता था। अच्छा, अब तो वाकई आपको वेट करना पड़ता ना आपको, वो भी एक उन्होंने टाइमिंग फिक्स कर लिया। पहले ये होता था सारा दिन होती थी, लेकिन अब जो है वो सारा दिन में नहीं होती। ये सर्दियों में डेफिनेटली इससे भी ज्यादा क्राइसिस होंगे। तो अब तो कोई मेहमान आता है तो यही होता है कि यार 10 बजे गैस चली गई है तो अब चाय तो नहीं अवेलेबल, आप बताएं। अच्छा, ये वाकई इस तरह हो रहा है कि आपके घर कोई गेस्ट आ जाए ना और आवाज चाय मांग ले, या आपने खाना भी बनाना है इवन के आपने, तो गैस नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आप हर घर में आप सिलेंडर जो है वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, वो भी आपकी जो है महंगी है इस वजह से भी। या बिजली की हम लोग बात करें, पेट्रोल बस एक थोड़ा सा सस्ता किया है इन्होंने, जिसकी वजह से डीजल की कीमतों में थोड़ा सी कमी हुई है। इसके अलावा तो भी अभी तो हम अपनी सियासी सूरत हाल पे बात करें तो वैसे ही बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। स्टेबिलिटी, बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ। अब इसमें सॉरी मैं बताऊंगा कि हमने ना पिछले दिनों कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया, हमारा वहाँ पे कन्वेंशन था, हमने वहाँ पे जाना था, तो उन्होंने हमारे टोटली जितने हमारे पाकिस्तान में हम लोगों ने अप्लाई किया था उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा जी आपकी जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ऐसे कंट्रीज़ को वीज़ा देते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि आप लोगों ने वापस आना नहीं आना या किस तरह। सही बात। तो मतलब है वो उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, वो हमारे एक्सपेंस भी अप्लाई के चीज़ों के बाकी जो उसमें है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा देने नहीं एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की आप सिर्फ कैंसर पे कर रहे हैं या डिफरेंट और भी अब जैसे ये सीजनलिटी के हवाले से बात हुई है तो पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई थी ये दरख्तों के हवाले से, कि हम जहाँ भी जाते थे, जिस इदारे में भी जाते थे, जिस इंस्टीट्यूट में, बैंक्स में कहीं भी जाते थे, तो वहाँ हमारा एक प्रोजेक्ट होता था कि हम उन लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके वहाँ पे 5 या 10 पौधे लगाते होते थे। वो सिर्फ इस वजह से होता था कि थोड़ी सी मोटिवेशन के हवाले से, किसी स्कूल में गए हैं वहाँ हमारी एक्टिविटी है तो वहाँ भी हमने ऐसे किया और ये इस तरह, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था पिछले, लेकिन अब वो फिर दोबारा इस चीज़ को रोक किया गया। अब आपको भी बताते चलूँ कि हम मलेशिया गए,
तो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी, श्रीलंका में इतनी ग्रीनरी, और वहाँ पे होता ही था हर 2 घंटे बाद धूप निकली है, 2 घंटे बाद पता भी नहीं और बारिश दोबारा होनी शुरू हो गई। तो इन चीज़ों के लिए नेचुरल चीज़ों पे हमें आना पड़ेगा, उसके लिए ट्री प्लांटेशन, अपने माहौल को, चीज़ों को हमें बेहतर करना पड़ेगा, लेकिन उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। तो इस मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब आज आपको बताएंगे चिक हमारे साथ मौजूद है। आप देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, हमारे साथ LED है चिक की, और बहुत ही खूबसूरत ये LED है। और चिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि अब पाकिस्तान में भी मौजूद है, और इसकी डिफरेंट होम अप्लायंसेस जो हैं वो मौजूद हैं, फ्राहम कर रहा है। इसके बारे में ये बता दूं कि एक अपने सार्फिन को स्टाइलिश और फैशनेबल स्मार्ट होम अप्लायंसेस फ्राहम करता है। चिक एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी जैसे ममालिक में अपनी मसनूआत जो है वो फ्राहम करता रहा है, और अब पाकिस्तान में भी अपने प्रोडक्ट्स फ्राहम कर रहा है, जिसमें LED, ACs और डिफरेंट खूबसूरत फ्रिज हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो उसमें ये क्वालिटीज़ हैं कि जो चिक का फ्रिज है वो फुल डिजिटल इन्वर्टर है, और उसके साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है वो -32 डिग्री कूलिंग टेम्परेचर इस टाइम दे रहा है, टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। इसके साथ साथ जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड का के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और आप इसकी जो LED देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, और इसके कलर्स जो है, कलर स्कीम वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो कहते हैं ना, आपने अपने घर को अगर सजाना हो तो आप जो है वो चिक लेकर आए। बहुत अच्छा ब्रांड है, आप जब खुद भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की इसकी क्वालिटी है। जो आप हमेशा हम कहते हैं ना कि जी हमारे बिजली के जो बिल आते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि बिजली के बिलों में अगर आपने कमी लानी है तो चिक अपने घर ले आए, और उससे दिगर जो मसनूआत हैं वो भी आप ला सकते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी चिक के हवाले से बात। अच्छा, हम डिफरेंट एक तो उस पर भी बात करेंगे एक्सपोर्ट के हवाले से तैमूर, कि किस तरह जो है फल और सब्जियां बाहर भेजी जाती हैं। फल और सब्जियां जो है हर कंट्री के हिसाब से एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड प्रोटेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है। हर कंट्री की कुछ क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर हम मैंगो की बात करें तो ईरान भी हमारा मैंगो जाता है, उसकी हॉट वाटर ट्रीटमेंट उसकी एक जो है रिक्वायरमेंट है प्लांट क्वारंटीन की, जो कि दोनों कंट्रीज जो है क्रॉस द बॉर्डर वो एग्री करती हैं उन क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सिमिलरली मुल्तान में हमारे पास एक जो नई टेक्नोलॉजी अभी है वो है VHT ट्रीटमेंट, वेपर हीट ट्रीटमेंट, जो कि थोड़ी सी एडवांस्ड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट से। तो मुल्तान में एक ही यूनिट है वो MG एग्री फूड्स के नाम से, तो वो जापान एक्सपोर्ट के लिए पाकिस्तान का एक वाहिद अदारा है जो जापान एक्सपोर्ट कर सकता है। जापान कंपैरेटिवली एक बहुत मुश्किल मार्केट है एक्सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर, चीज़ों के ऊपर वो बिल्कुल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो जापान की रिक्वायरमेंट है VHT ट्रीटमेंट। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की जब क्वारंटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो पैकिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं अभी रिसेंटली बड़ी इम्प्रूव हो गई हैं पाकिस्तान की प्रोडक्शन के हवाले से। और अगर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करें तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर जगह जा रहे हैं, दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं। एक आसान मार्केट जो है वो UAE है, दुबई, मिडल ईस्ट तरह एक आसान मार्केट कंसिडर की जाती है। तो वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट की 60% एक्सपोर्ट जो है वो वहाँ पे जाती है, जिसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स भी हैं, हर किस्म के वेजिटेबल्स भी हैं, हर किस्म की, जो इसको फार्मर्स डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं। कुछ इस तरह की अवेयरनेस चल रही है कि फार्मर्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो खुद ही एक्सपोर्ट की तरफ भी आए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होता है कि जो फार्मर है वो खुद एक्सपोर्ट की तरफ आए। उसके अंदर फार्मर को डायरेक्ट एडवांटेज भी है, वो हुकूमत को भी एडवांटेज है और मार्केट को भी एडवांटेज है। सही। अच्छा, जो लोग अब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं जो इस तरह का एक्सपोर्ट का, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बस वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान का नाम बेच रहे हैं आगे, और क्वालिटी ही आगे बिकती है। चैलेंजेस हैं इस बिज़नेस में, नो डाउट चैलेंजेस हैं, बट ये है कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है ये, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है। इसके अंदर आपको हर मिनट की खबर होनी चाहिए कि मेरा फ्रूट या मेरी वेजिटेबल इस टाइम किस प्रोसेस से गुजर रही है या क्या डिले आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा डिले भी जो है वो आपको
लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है बैठे बैठे। तो पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि पेरिशेबल में ना ही आए तो बेहतर है लेकिन जिन लोगों की फील्ड है, जो लोग कर रहे हैं, वो उनको बस ये है कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान का नाम आगे भेज रहे हैं। वाकई भी आप जब कोई चीज़ बाहर भेज रहे हैं तो 100% चाहेंगे कि जो भी चीज़ आए वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी की हो। अच्छा सर, जिस तरह आप ओल्ड एज होम में जाते हैं, आप क्या समझते हैं क्या क्या मसाइल हैं वहाँ के लोगों को? ओल्ड एज होम जब जाते हैं तो सबसे बड़ी तो उन बुजुर्गों की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे साथ टाइम स्पेंड किया जाए, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ गपशप लगाएं, हमें कुछ बाहर के हालात बताएं, हमें बताएं भी क्या सूरत हाल चल रही है, किस तरीके से वर्किंग हो रही है, क्या क्या तब्दीलियाँ, क्योंकि वो तो बुजुर्ग हैं डेफिनेटली। एक तो सबसे बड़ी उनकी ये होती है कि उनके अपने उनसे बिछड़ गए होते हैं। कुछ लोग मजबूरी के तहत छोड़ जाते हैं, कुछ लोग वैसे उनको अफोर्ड नहीं करते, वो छोड़ गए। फिर खाने पीने का होता है, बुजुर्ग हैं तो हमें डिमांड आती है कि जी हमारा दिल कर रहा है कि हमने साग खाना है, हमें साग खिलाएं, हमारा दिल कर रहा है कि हमने पाए खाने हैं, हमें पाए खिलाएं। फिर इसी तरह एक दफ़ा हम कड़ी बना के ले गए थे। अब वहाँ पे तो जो खाने मिलते हैं वो बिल्कुल सिंपल, मतलब सब्जी गोश्त, ये चीज़ें, कुछ चटखोरी चीज़ें ऐसी हैं जो उनका दिल कर रहा है, बहुत अरसा हो गया हमने खाई नहीं है। जिसके अलावा हमने ये किया कि हम 3 या 4 दफ़ा उन बुजुर्गों को ना मुख्तलिफ ट्रिप्स पे ले गए। सही है। ट्रिप्स पे मुराद है कि वो कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। फिर हम उन्हें एक दफ़ा दरबारों पे ले गए थे, वहाँ पे उन्हें किया। फिर एक दफ़ा झील पे हम उन्हें ले गए थे, वहाँ हमने 4-5 घंटे उनके साथ गुजारे, घूमे फिरे। किसी बुजुर्ग ने किश्ती की भी सैर की, कुछ ने बच्चों के साथ भी वहाँ पे खेला। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि वो सारी जाहिर है डेफिनेटली उन्होंने अपनी उम्र गुजारी होती है। अच्छा, फिर उनकी अपनी एक डिफरेंट स्टोरीज होंगी, जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों की स्टोरीज ऐसी हैं कि आप अगर बैठ के सुनना शुरू कर दें तो आपके आंसू निकल आते हैं। अब वहाँ पे वो खातून रह रही थी, उनकी 4 बेटियाँ थी, बेटा कोई भी नहीं था, और बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी और ये चीज़ें, लेकिन वो कहती हैं कि मेरे दामाद जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वो रखने नहीं चाहते थे। तो वो फिर बता रही थी मेरी बेटी हैं, वो आके मुझे गायब गायब मिल जाती हैं, स्पेशली ईद के ऊपर। अच्छा, फिर कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं कि जिनको उनके घर वाले ईद के ऊपर ले भी जाते हैं, किसी त्यौहार के ऊपर, कि आप आ जाएं, आके 2 दिन हमारे साथ गुजार जाए, फिर दोबारा वहीं पे उनको छोड़ जाते हैं और वो कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका दुनिया में राय कोई नहीं है, वो वहाँ पे रह रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो स्पेशली जो फीमेल्स हैं, वो फीमेल्स का तो यही है कि वो यही कहती हैं कि कोशिश, हमें ये कहती हैं कि आप अपने घर वालों को लाएं, बच्चों को लाएं, अपनी फैमिली मिसेस को लाएं, वो हमारे साथ बैठ के गपशप और ये चीज़ें करें। तो मतलब इस हवाले से वो हर जो एक इंसान है वो एक अलग ही कहानी है, वो एक अलग स्टोरी है। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा एक यूँ समझ लें पाकिस्तान की अलमिया कि अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को जो है वो आप जाके ओल्ड एज होम में जाके छोड़ आए, कि आप इतना भी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को जो है अपने साथ रख सकें और उनके साथ अपना दुख सुख बांट सकें, क्योंकि जब हम जाहिर बात छोटे होते हैं तो वो हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं। वो एक ये टाइम आता है कि ओल्ड एज होम में जाके आप अपने बुजुर्गों को जाकर छोड़ाते हैं, जो आपके घर का एक कीमती सरमाया होता है। ऐसे ही है ये स्पेशल यूरोप कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में तो बहुत ही कम है, माइनर है, लेकिन फिर भी जो है फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग आए दिन इस तरह के मामला देख रहे होते हैं कि जो घर से निकाल देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। बहुत से हम बाहर निकले तो रोड पे खवातीन जो है वो इस तरह मांग रही हैं, फैमिली मतलब बच्चे लेके बैठी हुई हैं उस चीज़ के ऊपर। ये बेसिकली ये रियासत का या हुकूमत का ये काम होता है कि ऐसे लोगों को वो रजिस्टर्ड करें, दैन उनके पास उनका वजीफा चीज़ें और ये मामला। और सेकेंडली ये देखें कि भी हम ईदी साहब का जो झूला प्रोजेक्ट था, जब हम वहाँ पे ईदी सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम ही कोई नहीं है। जब उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या, जी मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, जो है ना वो ईदी सेंटर वालों ने मतलब जस्ट फॉर समझ लें कि भी फिलिंग के लिए उनके कोई निक नेम रखे हुए हैं और वहीं से वो कर रहे हैं। अब उन्होंने सारी उम्र वहाँ पे गुजारनी है। अब ये ओल्ड एज होम में 2-3 बुजुर्ग ऐसे हैं जो काम पे भी जाते हैं। एक बुजुर्ग ने मोटरसाइकिलों का काम आता है, वो सुबह जाते हैं शाम में आते हैं। एक बुजुर्ग ने हमें कहा जी सर्दियाँ आ रही हैं तो अब मेहरबानी करें मैं मूंगफली लगाना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे ये साइड पे जुमा बाजार लगता है वहाँ पे आप हमें वो कर दें। हमने फिर उन्हें वो कर दिया। कहने का मतलब कुछ लोग करना भी चाह रहे हैं लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनकी वो चीज़ें नहीं होती कि वो खुद उसको किया जाए। मतलब इन लोगों के अब जिस तरह दारुल फलाह वहाँ पे हर महीना राशन देते हैं। अब वहाँ पे वो फीमेल्स हैं वो जिनको उनके शोहर ने या तो डाइवोर्स दी हुई है या मारपीट के निकाला हुआ है या फिर वो अदालतों के जरिए वहाँ पे रह रही हैं। अब उनके साथ उनके बच्चे भी रह रहे हैं। अब वो मंथली बेसिस पे हम उनको राशन देते हैं क्योंकि उनके पास पकाने वगैरह के लिए नहीं कुछ होता, तो मंथली बेसिस पे उनकी जो डिमांड होती है वो भी उनको राशन दे देते हैं। मतलब इन चीज़ों को हम खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन जो हेल्प कर सकते हैं इसमें तो वहाँ आप लाजमी हेल्प करनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। शबनम है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि राना मुमताज रसूल साहब तशरीफ रखते हैं और बड़ी अच्छी मतलब जो है उनकी गुफ्तगू सुन रही हूँ मैं, लेकिन मुझे खुद को भी एक ज़रूरत है इस वक्त की कि मैं भी पहले बहुत अच्छी लाइफ गुजार चुकी हूँ। अब मुझे जो है इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है कि मैं भी राना साहब के पास जो है अगर मेरी भी कोई जगह बनती है तो मैं खुद भी वहाँ पे आके रहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी तो 2 बेटे हैं, शादीशुदा, मैं अभी उन पर बोझ हूँ। बेटी जो है उसके साथ बहुत मिसहैप हुआ और अब वो भी उसके भी जिंदगी की मतलब सवालिया निशान है, क्योंकि वो मेरा के लिए कैसे बोझ उठाए। मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अब इनके साथ रहूँ, क्योंकि मैं अब इन पर बोझ बन चुकी हूँ हर तरह का। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो ये ना बिल्कुल ईदगाह चौक के साथ है शाह शमस कॉलोनी। उस शाह शमस कॉलोनी के बाहर जो है ना, जैसे एंटर होंगे तो आफियत सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है, ओल्ड एज होम वाला। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब स्पेस भी है, कोई हमारे पास इस तरह के लोग होते हैं तो हम वहाँ पे उन्हें रेफर भी कर देते हैं। वो जस्ट एक फॉर्म है, उसको फिल करेंगे और वहाँ पे इनको रेजिडेंस दे देंगे। बाकी मैं इंशाल्लाह कल या परसों फिर विजिट करके अगर ये कोई टाइम वगैरह करेंगे तो हम जाके इनको कुछ साथ ले जाएंगे और वहाँ पे छोड़ भी आएंगे। अच्छा, वही जिस तरह मैं अभी हम बात कर रही थी कि हमारे माशरे का जो निज़ाम है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। मतलब आप वही बात के वो अभी यही कह रही थी कि मैं बेटे हैं, उनकी शादियां हुई हैं और उसके बाद जो है मैं अपने बच्चों के ऊपर एक बोझ हूँ और बेटी की शादी एक मिसहैप हो चुका है, तो वो मेरा इस तरीके से ख्याल नहीं रख सकती, लुक आफ्टर नहीं कर सकती। जिस तरह जाहिर सी बात है आपकी फैमिली है वो आपको जितना सपोर्ट कर सकती है, वहाँ बेटी क्या कर सकती है। तो ये एक अलमिया है और फिर सोचने की एक बात भी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा जो माशरा है वो किस तरफ जा रहा है, हम अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। और हमेशा मैं एक बात करती थी उनकी दुनिया मकाफाते अमल है। आप आज किसी के साथ कुछ करेंगे या इवन अपने पेरेंट्स के साथ कुछ गलत करेंगे तो ये आपके साथ डेफिनेटली होगा। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं पे इस तरह का सलूक आपके साथ इख्तियार कर सकते हैं। तो ये सोचने की बात है। जो लोग अपने पेरेंट्स को बोझ समझते हैं, मैं तो उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूँगी कि क्या है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरा ये नज़रिया है कि हम जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, हमारी एक चीज़ होनी चाहिए कि हमने दिन में एक नेकी करनी है। वो चाहे नेकी किसी भी हवाले से हो, किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी को लिफ्ट दे के कोई कर दिया जाए, किसी को कोई रास्ता बता दिया जाए, किसी को कोई डायरेक्शन दे दी जाए, किसी को हेल्थ के हवाले से कोई कमी हो सकती है वो दे दी जाए। अगर हम ये छोटी छोटी नेकियां अगर हम इनको करना शुरू कर दें ना, वो तबका जिनके मसाइल बहुत ज़्यादा उनको कोई ना कोई कमी ज़रूर उस चीज़ में हो। तो ये कोशिश होनी चाहिए। हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि यार मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ, तो मैं अगले की क्या बात सुनूँ, ये करूँ। तो हर घर की एक कहानी ज़रूर होती है, हर बंदे की एक स्टोरी होती है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना शुरू कर दें और आप अपने ही जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, जो आपके बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, मतलब माँ बाप का नेवल बदल कोई भी नहीं है। आप चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके क्लोज भी वही होते हैं, आपके लिए सिंसियर भी वही होते हैं। लेकिन हमारा जो इस टाइम कहीं ना कहीं जैसे ही वो शादियां होती हैं तो कहीं ना कहीं मर्द हजरात जो है वो बीवियों के कहनों में आ जाते हैं और पेरेंट्स के साथ जो है वो बुरा सलूक करने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली, हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने वालिदैन को उफ भी कहें, लेकिन यहाँ पर एक हम अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी कर जाते हैं। और इस तरह की, जिस तरह अभी जो खातून आई उन्होंने कॉल की कि आप पेरेंट्स को बोझ है, वो ओल्ड एज होम में जाने को मजबूर हैं इस टाइम कि मैं वहाँ पर चली जाऊँ और वहाँ पर अपनी लाइफ गुजारूँ। तो लाजमी सबसे रिक्वेस्ट है जो लोग देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम उनसे कि अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये आपके लिए बहुत कीमती सरमाया है और जब ये नहीं होंगे तो आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि आपके सर पर जो है वो वालिदैन का साया नहीं है। इसी के साथ अपने अभी हमने जाना ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं चिक हमारे साथ मौजूद है। चिक के बारे में आपको फिर दोबारा बता देती हूँ कि ये एक बेस्ट क्वालिटी की LED हमारे साथ मौजूद है और चिक एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी जैसे ममालिक में अपनी मसनूआत जो है वो फराहम कर रहा था और अब पाकिस्तान में भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो फराहम कर रहा है, जिसमें LED हैं, ACs हैं और
जो है डिफरेंट डिजिटल जो है वो फ्रिज आ गए हैं, शामिल हैं इसमें। और भी बहुत सारी मसनूआत हैं जो कि आप जा सकते हैं, चिक की खरीद सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा ये भी है कि बहुत ही स्टाइलिश है और इसके साथ साथ फैशनेबल है। आप देखें ना, आप घर में चाह रहे होते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्मार्ट चीज़ें आपकी हों जो आपके घर को बहुत खूबसूरत, आप अपने किचन को खूबसूरत बनाना चाह रहे होते हैं, तो उसमें आप चिक की जो मसनूआत हैं, होम अप्लायंसेज हैं, वो आप घर में ला सकते हैं और अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं, घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और सेकेंडली अगर मैं थोड़ा सा फ्रिज के हवाले से बता दूं कि जो इनका फ्रिज है वो फुल डिजिटल इन्वर्टर है और इसके साथ साथ जो है उस पर -32 डिग्री कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी फराहम करता है। और चिक जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है और इसमें एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी फराहम करता है जो कि एक खाने के लंबे अरसे तक जो है वो सेव और हेल्दी आपके लिए फूड होता है, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना। और सेकेंडली आजकल जैसे लोड शेडिंग का जो है रुझान बहुत ज़्यादा है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, तो इसका जो है 137 घंटे जो है वो कूलिंग बैकअप है। तो देखिए इसकी जो चिक की क्वालिटी है वो कितनी बेहतरीन है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नदीम, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ। आप मैं समाजी कारकुन हूँ। जी जी। तो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान में मजदूर बच्चों की तादाद है 20 लाख, इसमें से सिर्फ 3 लाख रजिस्टर्ड है, 17 लाख गैर रजिस्टर्ड है। तो इनमें इनके कार्ड बनने चाहिए, मजदूरी कार्ड बनना चाहिए। तो इनको जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी दे। जैसे आप प्रोग्राम में बता रहे हैं, जो माँ बाप है बच्चे को पालता है, पोसता है, जब वो बूढ़ा होता है तो उसको सेंटर में छोड़ा जाता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो जो माजूर है इनका वाली व्यवस्थाओं में ये किस तरह जाए, हुकूमत वक्त की जरूरत है कि इस पे काम करें, इनको जो सहूलियात है वो इनकी माली इमदाद करें। तो मैंने काफी कार्ड वगैरह बनवाए हैं सब, तो जो भी हो सके हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों पे फौरी इनको भेज दीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये पिछले दिनों जब खान साहब के टेन्योर था तो उसके अंदर बाकायदा न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था कि ऐसे मजदूर अफराद जो मजदूर हैं और उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो सिविल हॉस्पिटल में उनके कार्ड्स बन रहे थे। देन उन कार्ड्स के ऊपर उनको 2000 रुपीज़ जो है ना वो पर मंथ दिया जा रहा था। एक तो ये कंपेन बहुत बड़ी चली थी, दूसरा ये होता कि मुलाजमतों के अंदर भी उनका कोटा जो है ना मुख्तस किया गया था। बल्कि आपके फोरम से मैं तो ये बात करना चाहूँगा कि अगर मेरी कोई इंडस्ट्री है और मेरा कोई इदारा है तो उसके अंदर कोई 100-150 अगर लोग काम कर रहे हैं तो कम से कम मुझे 1 या 2 इस तरह के जो डिसेबल पर्सन है उनको भी कोई ना कोई जॉब देनी चाहिए। वो चाहे कोई टेलीफोन के ऊपर हो, रिसेप्शन पे हो या जहाँ पे भी होना चाहिए। अब देखें ना, ये भी एक हमारे माशरे का अलमिया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर हम अपनी उन इंडस्ट्री या दफातरी उन लोगों के अंदर 1-1, 2-2 लोगों को एडजस्ट करें तो बहुत सारी कंपनसेशन हो सकती है। तो इस तरीके से मतलब है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह वो बता रहे थे कुछ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो कुछ लोगों ने जिस तरह की माफिया होता है, अब अपने कुछ लोगों का ये है कि उन्होंने अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है कि क्या है कि अगर कोई घर में माजूर फर्द है भी उसको उठा के जो है वो रोड पर ले आते हैं और फिर जो है वो इस तरह मांगा जाता है। सख्त गर्मी होती है, यकीन करें, मैं तो अक्सर देखती हूँ तो दिल अजीब सा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं जो एहसास रखते हैं, जो दिल के बड़े नरम होते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को देखना। लेकिन लोग हमारी ये कि पाकिस्तान का अलमिया है, वाकई यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो अपने ही बच्चों को फिर अपनी ही कमाई का जरिया भी बना रहे होते हैं इस तरह। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि मैं अब रशीदाबाद से आ रहा हूँ तो एक ना आगे मोटरसाइकिल है, पीछे रेडा है, उस रेडे के ऊपर ना 4 लोग बैठे हुए हैं। अब मैं ये जज कर रहा हूँ कि वो हर चौक के ऊपर एक आदमी को उतारता है, उसे वहाँ बैठाता है मांगने के लिए और वो अपनी रेडी लेके आके चले जाता है, फिर आगे जाके वो कर रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये ग्रुप और माफियाज है, लेकिन अब बात सेकंड वही आ जाती है कि इनको कंट्रोल करना वो डेफिनेटली हुकूमत वक्त का काम है। बिल्कुल ऐसे ये है। कुछ तरह की होना चाहिए कि अभी जो मांगने वाला है वो बिल्कुल है भी इस चीज का कि नहीं, अब तो मांगना ही बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा मजबूरी, अब ये देखे ना कि हम लोग उन लोगों को भी दे देते हैं कि जिनको जरूरत ही नहीं है, वो लोग रह भी जाते हैं
अब तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है, एक बाइक वाले हजरात हैं, वो उन्होंने जनाब अपनी एक बेगम साथ में ली हुई होती है, एक बच्चा साथ में बिठाया हुआ होता है, खुद वो पैदल चल रहे होते हैं और हर बंदे आने जाने वालों को रोक रहे होते हैं, पेट्रोल नहीं है, खत्म हो गया और वो जनाब। मैं आपको ना कुर्बानी की बात बताता हूँ कि जब हमने कुर्बानी की सेकंड डे ना, तो 10 पैकेट दे दिए घर वालों ने कि ये दे के आना है रिलेटिव के अंदर। तो मैं अब गुजरा हूँ, एक बुजुर्ग साइकिल पे जा रहे हैं, उन्होंने पीछे खाना रखा हुआ है टिफिन, और वो साइकिल चला के जा रहे हैं। मैंने रोका उन्हें, मैंने कहा बाबा जी रुकिएगा। कहते जी, मैंने कहा बाबा जी ये गोश्त है आपके लिए। उन्होंने साइकिल साइड पे खड़ी की, मेरे पास आ गए, मैं गाड़ी में था। मुझे कहते जी एक बात हूँ। मैंने कहा जी क्या? कहते हैं जी का दूसरा दिन है। मैंने कहा हाँ जी। कहता है जी मैं चौकीदार हूँ, मेरे घर किसी ने एक बोटी नहीं दी, तो आपने क्यों रुक के मुझे शापर दिया? मैंने कहा जी मैंने महसूस किया भी आपने कुर्बानी नहीं की होगी। तो वो कहता बेटा ये मेरे मालिक हैं, मैं उनका खाना लेके जा रहा हूँ देने के लिए, करने के लिए। कहता था कि मेरे मालकान ने भी मुझे गोश्त नहीं दिया। अब ये वो तबका है जो कुर्बानी करता भी नहीं है, लेकिन वो कहीं से मांग भी नहीं सकता, और ना ही हम लोग भी इस चीज को देखते हैं कि हमने देना कि वो मांगते नहीं है, वो मांगते नहीं है, लेकिन वो शर्मा शर्मी में रह भी जाती हैं और चीजें। बेसिकली इस तबके को भी तो हमने देखना है। जो प्रोफेशनल है, जिसने मांगना है, वो तो मांग के गुजारा कर लेगा, लेकिन ये जो तबका है वो तो ना मांग सकता है ना कोई और चीज कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी शबनम दोबारा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी बेटा, मैं बात करना चाहूंगी राना मुमताज रसूल साहब से। अभी इन्होंने बहुत अच्छा एक मशवरा दिया कि जिनकी कोई इंडस्ट्रीज है या कोई इदारे हैं, उसमें वो हम जैसी खवातीन या हम जैसे लोग जो पहले बहुत कुछ कर सकते थे और अब इस काबिल भी नहीं रहे कि औलाद पे जो है वो जिम्मेदारियों का बोझ हम अपना डाल सकें। हमने उनकी जिम्मेदारियां उठाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत एक हार्ड वर्कर खातून हूँ, और मैं अभी भी जो है जब मैं एक्सपोर्ट के ऑफिस में थी तो टेलीफोन ऑपरेटर की ड्यूटी करती थी, रिसेप्शन पे होती थी, एज ए खवातीन की वुमेन सेंटर में 100 लेडीज को लुक आफ्टर करती थी। लेकिन अब जो है वो जिसे कहते हैं ना कि जब हिम्मत जवाब दे जाए तो फिर अपने रिश्ते भी जवाब दे देते हैं। तो मैं भी यही चाहूंगी कि मुझे भी कोई काम भी मिले और मुझे कोई रहने की जगह भी मिले जिसमें मैं जो है ना अपनी औलाद से जो है ना वो इस तरह दस्तबरदार हो जाऊं कि मैं अब उन पे किसी किस्म का बोझ नहीं हूँ। तो ऐसे ही लोगों से मैं भी लिंक करना चाहूंगी। घर बैठे तो कुछ भी नहीं होता, तो मुझे एड्रेस रिपीट कराते हैं, मैं राना मुमताज साहब से रब्ता करूंगी। और अभी एक लतीफ साहब ने कॉल की थी, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने एक मशवरा दिया था, उसी के सिलसिले में मुझे आप लोगों से आपका जवाब चाहिए कि मुझे एड्रेस भी दे दें और मैं उनका नंबर भी लेना चाहूंगी, ताकि मैं भी कुछ ना कुछ जो मेहनत मैं कर सकती हूँ वो मैं अपने हाथ पांव चला के मेहनत करना चाहूंगी अभी भी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा शबनम आपकी एज कितनी है इस टाइम? 53 एज है और मेरा 12-13-14 ईयर का मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है। जब से मुझे शुगर हुई, बीपी हुआ और मतलब प्रॉब्लम हुई तो मैं जॉब नहीं कर सकी। तो अल्लाह ताला माफ करे, वो जिसे कहते हैं जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, चाहे औलाद के आगे हो, किसी रिश्ते के भी आगे हो, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहूंगी कि मैं मेहनत करूं और अपनी 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाऊं। आप अपने बच्चों के साथ रह रही हैं? जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल, लेकिन आगे के घड़ी का कुछ भी पता नहीं है कब कहाँ किस वक्त मेरे साथ क्या हो। चलें ठीक है, आप अपना नंबर काइंडली हमें लिखवा दीजिएगा, आपसे बात हो सकेगी तो इंशाल्लाह जो हो सका हम लोगों से हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहें हमारे? यही है कि माशरे के अंदर दुख बहुत है, मसाइल बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। हम अपने अपने हिस्से का जो किरदार है वो अदा करें और इन चीजों को कम करें। बहुत शुक्रिया। सबका तो नहीं हो सकता। आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अभी ये सारी चीज़ें सुन रहा था, ये इनका टॉपिक था, राना साहब का उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं सेकंड करना चाहूँगा इन्हें। और जो इन्होंने एक बीच में बात की थी कि अगर हर इंसान ये एक अहद कर ले कि मैंने आज के दिन निकल के एक नेकी करनी है, तो इससे एक हंस के किसी को मुस्कुरा के देखना भी जो है वो एक नेकी के अंदर काउंट होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वहाँ से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे जनूबी पंजाब का एक बड़ा नाम, बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर तालीम भी हैं, अदीब भी हैं, मुहक्किक भी हैं और बहुत सारी माशाल्लाह इनकी खिदमात हैं जो इन्होंने सर अंजाम दी हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम देते हैं अपने शो में आपको। जी जी। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो का हिस्सा बने। जी जी। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अरशद खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेस्क्यू
सेफ्टी ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे, एक तो सबसे पहले आपकी बारे में जानना चाहेंगे ना कि तालीम कहाँ हासिल की, पैदा कहाँ हुए? नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं रोह चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे हम कलाम होने का मौका फराहम किया। जी। शायर और अदीब या लिखने वाले की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि लोग उसे सुने, चाहे वो शायरी लिखे, चाहे वो नसर में लिखे, चाहे वो गुफ्तगू है, वो लोगों को सुनाना चाहता है। तो इस मौके की फराहमी पर मैं वही चैनल का ममनून। अब ये है कि जो मैं 12 दिसंबर 1947 को मंटगोमरी में पैदा हुआ। अब वो मंटगोमरी का नाम जो है वो साहिवाल है। अच्छा। हाँ, अब उसे साहिवाल कहते हैं। उस वक्त वो मंटगोमरी था। तो मेरी इब्तिदाई तालीम साहिवाल में हुई है, यानी प्राइमरी से लेकर BA तक। और मैं पढ़ाकू किस्म का लड़का था, पढ़ता बढ़ता रहता था, तो इसलिए मैंने नंबर भी अच्छे हासिल किए और स्कॉलरशिप भी हासिल किया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने फ़लसफ़े में दाखिला लिया। अच्छा। उस वक्त ये जो हमारा दौर है, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त इतने इदारे नहीं होते थे। ये पूरा इदारा यहाँ से लेकर पेशावर तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ये 2 हायर एजुकेशन के इदारे थे जो लाहौर में थे। बहरहाल वहाँ मैंने फ़िलासफ़ी में MA किया, वहाँ भी फिर उसके बेस पर मैंने स्कॉलरशिप हासिल किया। फिर मैं जापान चला गया वैसे तालिब। वहाँ मैंने सोशियोलॉजी का मुताला किया उनकी वासिदा यूनिवर्सिटी टोक्यो में, और जापानी ज़बान पढ़ी, थोड़ी सी चीनी ज़बान भी पढ़ी। तो ये एक मुख्तसर सा मेरे तालीमी कवायफ का जो है वो एक सिलसिला है। सही। अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थे, पढ़ने का बहुत ज़्यादा आपको शौक था। अच्छा, जापान में रहे तो हाइको हाँ, वो ये है कि मैं वासिदा यूनिवर्सिटी जब मेरा दाखिला हुआ अक्टूबर के महीने में, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में हफ्ता तकरीबात चल रहा था। तो मुझे इतनी जापानी नहीं आती नहीं थी भारत। तो मेरे भी कुछ दोस्त मुझे एक क्लब में ले गए, ये हाइकू क्लब है। अच्छा, वो मैंने कहा भी चलो चलते हैं। मैं देखता रहा, तो ये मेरा पहला तारुफ है, मैं बड़ा मुतासर हुआ। अच्छा, वहाँ कुछ मिलकर भी लोग हाइकू लिख रहे थे, कह रहे थे। ये 3 मिसरों की नज़्म होती है। मैं बड़ा गौर से मैंने सुना, अगरचे मैं मानी नहीं समझ में आए, लेकिन मैं उनके जो सूरत हाल से बहुत मुतासर हुआ। उसके बाद फिर जाहिर है कि जापानी ज़बान पढ़ता रहा, फिर उसके बाद हाइकू का मुताला भी किया। तो ये मेरा सिर्फ ज़ाती तजर्बा था कि मैं हाइकू से मुतासर हुआ। मैंने हाइकू के तराजम किए, छप चुके हैं यहाँ पाकिस्तान में। और फिर मैंने तब आज़ाद क्रिएटिव हाइकू जो है वो लिखे, उसके भी 3-4 मजमूए जो हैं वो छप गए। और इसको मुतारफ कराने में भी मैंने बहुत कोशिश की है। और अब तो हाइकू के बेशुमार मजमूए हैं और बहुत सारे शुअरा जो हैं वो हाइकू लिख रहे हैं। इसी वजह से वो मुझे एक किस्म की शोहरत जो है उसका बायस भी बन गया। सही। अच्छा सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से भी जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित चैनल का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है इस चैनल पे। तो जैसा कि आपने मेरा डेजिग्नेशन बताया कि मेरा रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेशन है, तो हमारा काम जो बुनियादी काम है वो तो रेस्क्यू से रिलेटेड ही है। जो हमारी अपनी रेस्क्यू की इंटरनल मैनेजमेंट है, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ वो सारी मॉनिटर करना और डिसिप्लिन इंश्योर करना। लेकिन उसके साथ साथ जो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें
हमारी ज़ात से बढ़ के जो हमारे लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको उनके अंदर ये शऊर उजागर करना, उनके अंदर ये एहसास पैदा करना कि सेफ्टी एक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर जब हम एक्सीडेंट्स की या इमरजेंसीज की अगर हम बात करते हैं, हम ना सिर्फ उन्हें मैनेज करने की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, मैनेज तो हम कर ही रहे हैं और 24/7 हम इमरजेंसीज मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अब हम वन स्टेप आगे, जो हमारे डीजी साहब का विजन है, हम प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसीज हो ही ना। तो उसके लिए जो सबसे कलीदी किरदार रोल अदा कर सकते हैं वो मकामी लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, और उन्हें अगर सेफ्टी के बारे में गाइड किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, तो उसके ऊपर हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और प्रिवेंशन की तरफ हम जा सकते हैं। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो बिल्डिंग्स के हवाले से क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, काम हुआ जा रहा है। जी, लकीली हमारे मुल्क पाकिस्तान में माशाल्लाह ये भी 2022 के अंदर ही ये एक पंजाब कम्युनिटी बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट जो है वो पास हुआ है, जिसके अंदर कुछ मिनिमम पैरामीटर्स दिए गए हैं कि ये हर बिल्डिंग के अंदर होने चाहिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसका क्राइटेरिया ये है कि जो 4 मंजिला या इससे ऊपर हो या 50 फीट उसकी हाइट हो, तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काउंट होगी। अब उसमें लोगों को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है कि देखें, बिल्डर्स इतने बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में, हाईली डेंस एरियाज के अंदर, वहां पे वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये एजुकेट करने की जरूरत है, ये और ये हम कर रहे हैं और उनके ऊपर हम ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिनिमम क्या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए एक बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए। वहां पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स किस तरह इंस्टॉल करवाने हैं, आपके इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान किस तरह से डिजाइन करना है, उसमें आपके जो इमरजेंसी स्टेयर केसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो है वो है इमरजेंसी सर्विसेज की एक्सेस। आप प्लाजा बना लेते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, लेकिन अगर वहां पे इमरजेंसी सर्विसेज की एक्सेस ही नहीं हो पाते ही, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी, वो बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ऐसी जो कमर्शियल जगह होती हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वहां पे बिजनेस आवर्स में बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। अगर वहां पे हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे, सेफ्टी को इंश्योर नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ जो है वो रिस्क के ऊपर हो सकती है। और वहां पे उनका ट्रेंड स्टाफ होना वो बड़ा जरूरी है, उस बिल्डिंग का स्टाफ होना। अब अलमिया हमारा ये है कि मैंने जैसे पहले बात की कि हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो हम सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज सेफ्टी के ऊपर कर लेते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन तो लेजी हो जाते हैं, बस लेजी हो जाते हैं। वो मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ जब भी मैं कहीं पे ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ कि हम लोग बाइक राइडर्स की मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि हम लोग बाइक खरीद लेते हैं, 1-1.5 रुपए की बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपने हेलमेट इस्तेमाल करना है तो वो हेलमेट नहीं खरीदा जाता, हालांकि हेलमेट 500-1000 रुपए का है। तो सेम यही बिहेवियर है इस तरफ भी, और इस फील्ड को भी निगलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसके ऊपर बड़े मौसर तरीके के साथ काम कर रहे हैं। तमाम बिल्डिंग्स जो हाई राइज बिल्डिंग हैं उनके लिए जरूरी है कि वो रेस्क्यू 1122 से बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट लें आफ्टर सर्वे, और इसके ऊपर हम बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह तुंदही के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपने देखे कि कोई किस तरह के केसेस आए हों जो जिस तरह बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग तैयार हुई जिसमें कोई सेफ्टी मेजर नहीं हो जी, और उसके बाद कोई ना कोई इस तरह का हादसा, क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लॉट ऑफ टाइम ऐसा हो गया है कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जब लाइफ इन्वॉल्व हो जाती है तो कोई भी इंसिडेंट जो है वो सीरियस इंसिडेंट बन जाता है। और हम हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं कि हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं हाई राइज, उसे मल्टी स्टोरी करते जा रहे हैं, लेकिन एक पैरामीटर्स नहीं है। तो इनको पैरामीटर को इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम अपनी बिल्डिंग्स को महफूज बना लें और ये थोड़ी सी सेफ्टी इंस्टॉलेशंस हैं ये अगर कर लें, तो आप इसकी एक मिसाल आपको मैं दूं कि अगर आग की हम बात करें, इसमें बिल्डिंग्स के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो शॉर्ट सर्किट का या फायर का सबसे बड़ा ज्यादा खतरा होता है। अगर आग को हम इनिशियल लेवल के ऊपर बिल्कुल छोटे पैमाने के ऊपर
हमें आग डिटेक्ट हो जाए और एक बंदा ट्रेंड बंदा वहां पे मौजूद है, वो सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर उठाए और वहां पे जाके एक पफ उसका जो है स्प्रे कर दे पाउडर का उसके ऊपर, तो वहीं पे वो आग खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो इंस्टॉलेशंस मौजूद नहीं है, तरबियत याफ्ता बंदा मौजूद नहीं है, तो वो आग डेवलप हो जाएगी और वो एक बड़े सानहे में बदल जाएगी। लाहौर में आपने देखा LDA वाला एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो इसी तरह कि कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, तो कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जी बिल्कुल, इंडस्ट्रीज हो गई, वहां पर भी इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर भी बिल्कुल हम इसके ऊपर काम। अच्छा, इंडस्ट्रीज में जो है काफी ज्यादा लोगों में माशाल्लाह सेंस है, जो हमने मुल्तान में ऑब्जर्व किया है, और वो इसके ऊपर फोकस करते हैं, काफी हद तक वो करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनको भी हम इंशाल्लाह सेंसिटाइज कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग्स का ज्यादा हम फोकस इसलिए कर रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर जनरल पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है, जनरल कम्युनिटी, और वहां पे कोई मैनेजमेंट नहीं होती कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, मतलब वो इस किस्म का कोई सिस्टम वहां पे मौजूद नहीं होता। तो इनके ऊपर हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, अच्छी उम्मीद हमेशा कायम रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आपका बचपन कैसा था, किस तरह का गुजारा? शरारती थे, बहुत ज्यादा थे, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज भी थी कि शरारती थे? पहले ही अर्ज किया है कि मैं कुछ पढ़ाकू किस्म का, बड़े सीरियस संजीदा पढ़ने। मैंने 5वीं जमात में ये बच्चों के रिसाले पढ़ने शुरू कर दिए थे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, खेल कूद तो ज़ाहिर थोड़ा बहुत तो आदमी करता है, वो बचपन की ज़रूरत है, लेकिन मेरे माँ बाप भी और मेरे असातिज़ा भी कहते थे कि तुम खेला कूदा भी करो, ज्यादा हर वक्त पढ़ते रहते हो। लेकिन बहरहाल जो भी कहें से दुरुस्त है या गलत है, बहरहाल मेरी ज्यादा तवज्जो जो है वो इस तरीके से रही है। और वहीं से मैंने 8वीं जमात से लिखना शुरू कर दिया आपने? अच्छा। और मैं 10वीं जमात से छपना शुरू हो गया। फिर एक ये बात है कि हमारे ज़माने में जो लोग डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते थे और एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म होते थे, उनके लिए सबसे बड़ा कैरियर CSP होता। माँ बाप की भी ख्वाहिश होती थी, लोगों की भी ख्वाहिश होती थी, असातिज़ा की भी होती थी। लेकिन उस दौर में भी मैंने बिल ऐलान इस बात का, मेरा एक इंटरव्यू था 3rd ईयर में जब मैं पढ़ता था, वो एक रिसाला निकलता, अब तो बंद हो गया, कंदील, हफ्तरोज़ा कंदील, बहुत मशहूर रिसाला है अपने दौर का। तो उसमें मेरा इंटरव्यू छपा था, तो मुझसे जब पूछा गया तो मैंने साफ कहा कि मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, और मैंने इस प्रोफेशन को शऊरी तौर पर दानिश्ता एक वाबस्तगी के साथ जो है वो इख्तियार किया है। सही। तो ये उसके फिर लिखने लिखाने का हमारा साहिवाल का उस दौर का जो मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें मजीद अमजद जैसे बड़े शायर मौजूद थे। मेरी शोहरत का दूसरा हवाला मजीद अमजद है। अच्छा। मैं मजीद अमजद के बहुत करीब था और मेरे हवाले से ही मजीद अमजद के बहुत सारी बातें आती हैं। और बशीर अहमद बशीर, गौहर होशियारपुरी, मुनीर नियाजी, आपके क्या बात है, ये सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। फिर जब मैं लाहौर गया तो लाहौर भी उस वक्त बहुत लाइव था, बहुत जीता जागता, अदबी सतह पर बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। और बहरहाल हमने उन सब से इक्तिसाब फैज़ किया। इसलिए ये एक अदब की चाट कह लें या अदब का ज़ौक़ कह लें, ये मुझे इस तरीके से बचपन ही से मेरी तबीयत का, मेरे मिजाज का हिस्सा बनता चला गया। अच्छा, घर में अदबी माहौल था? हाँ, घर हमारा बड़ा तालीम याफ्ता था और मेरे वालिद साहब भी फारसी में शेर कहते थे और मेरे छोटे भाई तो CSP बन गए सारे, क्योंकि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं CSP करूँ। मैंने बस वो जो भी है आप कहें। तो ये एक है तालीमी था। वालिद साहब पढ़े लिखे थे और मेरी वालदा प्राइमरी पढ़ी हुई थी और वो बच्चों को कुरान की तालीम देती थी। घर का काम काज करने के बाद मैंने ये बचपन में देखा
कि वो एक चादर बिछा लेती थी और मोहल्ले की बच्चियां जो हैं उनको पुराने नाजरा पढ़ाती थी माशाल्लाह। तो इस तरीके से ये था। बाकी सारे भाई मेरे जो हैं वो वेल क्वालिफाइड थे, छोटे भाई सारे के सारे, कोई भी एमए की तालीम से कम नहीं है और फौरन ट्रेनिंग भी हासिल की। तो इस तरीके से ये आप कह लें कि किस्म का तालीमी माहौल था घर में। हाँ, ख्वाहिश थी, मेरी वालदा की भी ख्वाहिश थी, वालिद की भी। वालिद मेरे अभी LLB थे। अच्छा माशाल्लाह। उन्होंने मैट्रिक को गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से किया, गवर्नमेंट स्कूल साहिवाल से किया, और FA किया SC कॉलेज बहावलपुर से। अच्छा। और उसके बाद BA किया इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से, और फिर थोड़ी देर बाद सर्विस के अंदर उन्होंने LLB भी किया। तो बहरहाल ये है कि जो भी कह लें, घर का भी असर था, फिर कुछ असातिज़ा का भी असर होता है। मुझे स्कूल में ऐसे असातिज़ा मिले, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, जिन्होंने मेरे इस तालीमी और इल्मी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में मदद। उसमें स्कूल के दौर में 2 असातिज़ा, एक तो मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी थे, जिन्होंने तो मुझे बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ा दी। लेकिन बहरहाल उसके बाद एक अब्दुल हमीद शौक थे, उनसे मैंने बाकायदा इस्लाह भी ली शायरी में। अच्छा। हाँ, अब दोनों इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। ये 2 लोगों का मेरे इल्मी और अदबी ज़ौक़ की तरबियत में बड़ा अहम किरदार है। कितनी बुक्स लिखी आपने? हाँ जी। कितनी बुक्स लिख चुके हैं आप? हाँ जी। बुक्स कितनी लिखी? मेरी किताबें 35 हैं। 35 किताबें? 35 किताबें हैं, जिसमें से 13 किताबें जो हैं वो तो है शायरी पर। अच्छा। बाकी किताबें जो हैं मैंने जो नसर की किताबें हैं उसमें मेरी 3 किताबें जापानी ज़ुबान के बारे में। अच्छा। और जापानी ज़ुबान की ग्रामर के बारे में है। एक जापानी ज़ुबान की डिक्शनरी है, उर्दू से जापानी की डिक्शनरी है, और कुछ जापानी ड्रामे और उनके तराजम में। इस सारे काम पर जो जापानी ज़ुबान व अदब के हवाले से है, पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात को मजबूत करने में मुझे जापान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मिला है। अच्छा माशाल्लाह। उसका नाम है दी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड रेज विद रॉजेट। ये मुझे बहरहाल जापानी शहनशाह जापान की तरफ से अवार्ड मिला, हुकूमत की तरफ से ये मुझे अवार्ड मिला है। बाकी मेरी इन किताबों पर भी बहुत सारे अवार्ड हैं। अच्छा माशाल्लाह। ताज़ा तरीन अवार्ड, ये किताब जो पड़ी हुई है लौह मस्तूर, ये परवीन शाकिर ट्रस्ट हर साल इनामात देता है। मैंने ये भी मैंने अप्लाई नहीं किया कभी, लेकिन वो अदबी अवार्ड देते हैं, और इस किताब को 2020 का बेहतरीन शेरी मजमुआ करार देकर बेगम सरफराज इकबाल अदबी अवार्ड मिला है इसको। हाँ, ये अभी 2000 पिछले दिसंबर में गया था मैं इस्लामाबाद में। तो मेरी किताबों पर भी अवार्ड मिले हैं। इन अवार्ड के साथ कुछ कैश भी होता है। वो भी हौसला अफजाई के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, जब एक बड़ा प्राउड मोमेंट होगा जब आपको वहाँ के शहंशाह ने अवार्ड दिया आपको, हाँ जी, कैसा फील किया? वालिदैन ने भी? हाँ नहीं, ये यहाँ तकरीब जो है वो एम्बेसडर के घर में हुई थी इस्लामाबाद में। ठीक है। तो वहाँ बस वो ज़ाहिर है क्या फीलिंग तो आदमी खुशी, पहले तो थोड़ी सी मुझे हैरानगी थी, उन्होंने मुझे पहले बताया नहीं। इसका प्रोसीजर बेटे बहुत लंबा है। अच्छा। हाँ, ये जो फौरन बहुत बड़ा अवार्ड गवर्नमेंट से हासिल करना होता है, ये इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उनका नहीं है, वो तो दे देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी। अच्छा, यहाँ से? ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के NLC के बगैर आप कोई अवार्ड किसी बाहर की गवर्नमेंट से हासिल नहीं कर सकते, ये कानून है पाकिस्तान के शहर। ठीक है। तो बहरहाल खैर मुझे हैरानी इस बात पर थी
कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि अवार्ड क्या। अवार्ड काफ़ी देते हैं वो छोटे मोटे, मेरे ज़हन में भी यही था। सही। तो इतना बड़ा अवार्ड जब मैंने सुना तो मैं थोड़ा सा एक हैरानी में रहा, हैरत में रहा था कि भी ये वाकई है। तो बहरहाल खैर वो उसमें एक तो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उस सर्टिफिकेट पर जो है शहनशाह की मोहर होती है। अच्छा अच्छा। साथ ही इबारत के बाद जापानी, उसके बाद फिर ये है कि वजीर आजम की मोहर होती है। फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल कैबिनेट डिवीजन की जो है वो मोहर होती है। इनको ये सर्टिफिकेट होता है, इसका ट्रांसलेशन भी है अंग्रेजी में। और उसके बाद फिर वो एक तमगा होता है, वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है बहरहाल। अच्छा। उसका जो है एक हिस्सा सोने का है। अच्छा, सही। वो आपको अवार्ड तो बहरहाल चले, एक बड़ा एक वो कहते हैं ना प्राउड है। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अशरफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी हम स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उस स्कूल्स के हवाले से क्या आपके जो है वो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? किस तरह आप जाकर अवेयरनेस देते हैं, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए उस हवाले से भी कि कोई हंगामी सूरत अगर हो जाती है तो? जी, बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया है कि हमारी जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये हमारा बहुत बड़ा एक कैपिटल है फॉर बिल्डिंग अ नेशन। अगर इनके ऊपर हम फोकस करें और इन्हें हम आगे ट्रेंड करें इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर, तो यकीनन हम एक महफूज पाकिस्तान, महफूज मुआशरे के क़याम का जो हमारा ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। तो स्कूल्स के अंदर हमारे काफ़ी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उसमें हम रन कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को दिल की मसनूई बहाली CPR की ट्रेनिंग हम उसमें देते हैं और ब्लीडिंग कंट्रोल करने का उसमें जो है वो, ये सिर्फ हम इन दो चीज़ों के ऊपर इब्तदाई हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, सिर्फ CPR की और ब्लीडिंग कंट्रोल करने की। उसका फ़ायदा ये होता है कि इमीडिएटली कहीं पे भी जब इमरजेंसी होती है तो बच्चे या कोई भी अगर वहाँ पे मौजूद है, अगर उसने ये तरबियत ली हुई है तो फौरी तौर पे वो मदद के काबिल हो जाता है बंदा, को उसको मदद दी जा सकती है और उसकी जान यकीनन बचाई जा सकती है। इसका अमली मुजाहिरा आपने अभी देखा होगा, ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अभी लास्ट बड़ी वो न्यूज़ भी चलती रही है, डॉक्टर उनकी थी, उन्होंने CPR किया, बच्चा एक डूब गया था और उसका वो उन्हें उसे बचा लिया गया, उसे अप्रिशिएट। उसी बेस के ऊपर बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है ये अनाउंस किया कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो है CPR की ट्रेनिंग हर बंदे के लिए लेना ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी भी है। इसीलिए हम पहला जो फोकस कर रहे हैं वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को कर रहे हैं। और इसके अलावा हम जो है हर यूनियन काउंसिल में हम एक टीम बना रहे हैं जिसे कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम का नाम दिया गया है। वो टीम 12 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी और उसका काम यही होगा कि उनके इलाका में, क्योंकि वो उसी इलाके के लोग होंगे, तो अगर उस इलाका के अंदर, उस यूनियन काउंसिल के अंदर अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो फौरी तौर के ऊपर वो उस पर रिस्पॉन्स करेंगे और वहाँ पे जो नुकसान का जो अंदेशा है उसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट के बगैर हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी जो हमारा प्रिवेंशन का एक मोटो है उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। अभी जैसे आपको पता है कि एक डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो इसी सिलसिले में हमने एक बाकायदा एक कोर्स जो लॉन्च किया, उसके साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च कर दी है रेस्क्यू कैडेट कॉर्प्स के नाम से, RCC के नाम से। उसमें भी आप ऑनलाइन भी अगर कोई बंदा जो है वो ट्रेनिंग ये करना चाहता है, उसकी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी होगी, रजिस्ट्रेशन होगी उसकी। उसमें 2 लेवल हैं, एक PLSP का जो पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम मैंने पहले बताया उसके ऊपर पहले वो उसकी वीडियोस हैं, वहाँ पे वीडियोस हैं, वीडियोस के जरिए लेक्चर्स दिए जाते हैं, ट्रेनिंग उसमें कंडक्ट की जाती है। अगर कोई रीड करना चाहे तो रीड भी कर सकता है, बड़ी आसान और सादा फहम जुबान के अंदर वो है। और जब वो कर लेते हैं तो किसी भी नज़दीकी रेस्क्यू स्टेशन पे जाके आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें उसी ट्रेनिंग की, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन ही उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो यकीनन आपको पता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट्स फायदा देते हैं। और वो इसके अलावा जो है वो अपना
किरदार अदा कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के अंदर, हमारे बाजू बन सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो आपके स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है हमारी लाहौर, अच्छा, ठोकर नियाज बेग के पास, तो वहीं पे ही हमारी जो तमाम स्टाफ जो है हमारा वो वहीं से ट्रेंड होता है। वो तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग होती है हर स्टाफ की वो, और बड़ी ही विगोरस किस्म की ट्रेनिंग होती है जिसमें फिजिकल और तमाम जो फेजेस हैं उसके, मेडिकल के, रेस्क्यू, फायर की तमाम ट्रेनिंग उसकी जो वहाँ पे 1 साल के अंदर वो कंडक्ट करवाई जा सकती हैं और करवाई जाती हैं। बल्कि अभी तो हम सिर्फ पंजाब की आप बात कर रहे हैं कि हमारी जो एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी, उसको ये एजाज भी हासिल है कि हमारे जो KPK, आज़ाद कश्मीर, सिंध और इवन बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पे जो रेस्क्यू सर्विसेज वहाँ पे स्टार्ट हुई हैं, उनके लोगों ने भी तरबियत वहीं से हासिल की है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह अभी कोई हंगामी सूरत हो जाती है तो उस हवाले से जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें कितना रिस्क जो है वो होता है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि जानी नुकसान, जाहिर सी बात है, पुरानी बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं लोग पुरानी बिल्डिंग कई साल जो है उसको मरम्मत भी नहीं करवाते, और उसी तरह जो एक बहुत पुराना एक स्ट्रक्चर उसका चल रहा है वो वही चल रहा है। जी बिल्कुल, इसके खतरा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, खास तौर पे आजकल आपको पता है मॉनसून का सीजन है। हाँ, और यहाँ पे अगर बारिशें हो रही हैं, अगर यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स हों जहाँ पे जो बोसीदा इमारत हों, जिनकी मुरम्मत देखभाल प्रॉपर तरीके से ना की गई हो, जिनके अंदर रिहाइश रखी गई है, तो ये इमारतें यकीनन ऐसी सूरत हाल में बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। अच्छा, और लोग भी रह रहे होते हैं, जी बिल्कुल, मतलब अगर उनको पता भी है कि जिस तरह बारिशें हो रही हैं या कुछ भी आपका ज़लज़ला आ सकता है या कुछ भी, तो वो लेकिन फिर भी लोग जो है वो रहने पे मजबूर जी, बस वो तो उसके कुछ भी हालात हो सकते हैं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के हैं या वो जो भी सूरत हाल होती है, तो उसमें लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत होती है। कोई इसमें ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक कच्चे मकान में रह रहे हैं, जैसे बारिश का मौसम आता है, अगर आपकी लकड़ी की छत है तो अपनी छत को वो जो लकड़ी के जो कड़ियाँ कहते हैं जैसे लोकल जुबान में, वो कड़ी चेंज कर लें, छत के ऊपर अच्छी सी मतलब लिपाई कर लें और पानी के निकास का जो है बेहतर इंतज़ाम कर लें। अगर कहीं से डैमेज है दीवारें, उनके जो है वो रिपेयर कर लिया जाए। इसी तरह बिजली का खास तौर पे यहाँ इस मौसम के अंदर जो है इलेक्ट्रिक्यूशन के बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं। बिजली की तारें हमने कनेक्शन जो है वो ऐसे ओपन छोड़े हुए होते हैं, हमारी जो इंस्टॉलेशंस लगी हुई होती हैं वो इसी तरह बेहंगम तरीके से हमने इंस्टॉल की होती हैं। तो एक बाकायदा क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन बुलवा के सिर्फ एक चीजों को थोड़ा सा तरतीब से मैनेज कर लें तो वो इस बड़े हादसे से हम बच सकते हैं, जो कि अल्लाह ना करे किसी की जानलेवा मौत का भी सबब बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये तो हो गया आपका कि आपकी जो अदबी खिदमात हैं, शायरी, आप किस तरह की शायरी आपको पसंद थी करना भी और सुनना भी? जी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, गुजारिश ये है कि मैंने बहरहाल मेरी शायरी में सोशल हवा ज्यादा है, चुनाचे आपको मैंने नज़म बहुत ज़्यादा लिखी है शोहरत नज़म के हवाले से, लेकिन गज़ल भी लिखी है, नातें भी लिखी हैं, इस्लाम और मनक़बत भी लिखी हैं। कोई ऐसी सिनफ मैंने छोड़ी नहीं है जिस पर मैंने अपने तौर पर तबाज़ुबाई ना की। कुछ सुनाएंगे हमें? हाँ जी, कुछ सुनाएंगे हमें? मैं अपना वही है किताब इसलिए लाया हूँ कि मुझे ज़ुबानी याद नहीं रहता। सही है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। आप हमारे साथ मौजूद हैं तो चले आपसे कुछ सुना जाए। खुशी की बात है ये, इसमें मैंने कुछ जो है ना जी अपना जो एक ख्वाबनामा लिखा है, इस पर वही मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इस पर एक अवार्ड भी मुझे मिला है आपको। तो उसमें ये एक मजीद अमजद के हवाले से नज़्म है। मुझे कल शाम कैफे में मजीद अमजद मिला था ख्वाब में, मुझे कल शाम कैफे में मजीद अमजद मिला था ख्वाब में, पूछा सुनाओ हाल कैसा है, कहा अब शाम को कैफे नहीं खुलता, कहा अब शाम को कैफे नहीं खुलता, जहां हम बैठते थे अब वहां ऊंचा प्लाजा है, जहां हम बैठते थे अब वहां ऊंचा प्लाजा है,
स्टेडियम के इस होटल की दीवारें भी खस्ता हैं जहां हम शाम को मिल बैठते थे। स्टेडियम के उस होटल की दीवारें भी खस्ता हैं जहां हम शाम को मिल बैठते थे। किसी को फिक्र क्यों कर हो सकाफत और इस कल्चर के विरसे की, किसी को फिक्र क्यों कर हो सकाफत और इस कल्चर के विरसे की, के लफ्जों की तजारत हो नहीं सकती, के लफ्जों की तजारत हो नहीं सकती। ये बेमानी सा वर्षा है तहफ़्फ़ुज़ से भला क्या फायदा होगा। ये बेमानी सा विरसा है फ़क़्त तहफ़्फ़ुज़ से भला क्या फायदा होगा। वो जामुन के शजर भी काट डाले हैं कि जिनकी शाम को खुशबू भी आती थी। वहाँ अब ऊंची दीवारें खड़ी हैं, वहाँ के बच्चों की अब झोलियाँ जामन से खाली हैं। वो जामन के शजर भी काट डाले हैं कि जिनकी शाम को खुशबू भी आती थी। वहाँ अब ऊंची दीवारें खड़ी हैं, वहाँ के बच्चों की अब झोलियाँ जामन से खाली हैं। तेरी उस नहर का पानी भी गदला है, किनारों पर गलाजत है। तेरी उस नहर का पानी भी गदला है, किनारों पर गलाजत है कि तेरे बाद इंसान और भी मजबूर व बेबस है। चौराहे पर खड़ा ये सोचता है कि 9 नवंबर की बस जाने कब आएगी। इसमें आपने बड़ा बगैर इसके मानी समझ में आते। जमाने में जी स्टेडियम होटल साहिवाल में अब भी स्टेडियम मौजूद है, उसमें जो होटल था वो अब नहीं है। अच्छा। कैफे डी रोज बहुत मशहूर कैफे था, जाहिर है जी बच्चों बेचकर वहाँ प्लाजा बना दिया है और वो गवर्नमेंट की खैर जगह है लेकर वो खत्म। अच्छा, फिर ये था कि ये ग्राउंड थे हॉकी के और फुटबॉल वगैरह के और दूसरे, और इन ग्राउंडों के चारों तरफ जामुन के दरख्त थे। बिल्कुल, इन पे लाजमी हम बात करेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि जामुन के दरख्त काट दिए गए। मैंने आपको ये अपने बचपन तो नहीं, नौजवानी की इब्तिदा का जो नज़म मजीद अमजद के हवाले, मजीद अमजद जदीद नज़म का बहुत बड़ा नाम है। तो वो हम यहाँ शाम को कुछ शायर अदीब इकट्ठे करते थे, वहाँ प्लाजा बन गया, वो कैफे नहीं रहा। स्टेडियम होटल की दीवारें गिर चुकी हैं और जो हॉकी के और ये फुटबॉल के प्लेयर वो प्ले ग्राउंड मौजूद है, मगर उनके इर्द गिर्द पहले जामन की एक कतारें थी, वो जामन कट गए हैं, अब वह दीवारें खड़ी हो गई हैं। तो ये एक बहरहाल छोटा सा जो मजीद अमजद का, जो मजीद अमजद की नज़में भी हैं इसी के बारे में, उसके लिए उसके हवाले से एक ख्वाब में मुलाकात की, क्योंकि मजीद अमजद साहब को वफात पाए 50 साल हो गए हैं। 74 में डेथ हुई थी उनकी, तो 50 साल होने वाले हैं। तो बहरहाल इस दफ़ा हुकूमत ने उन्हें वफात के बाद जो है वो हिलाल इम्तियाज दिया है। तो ये इस तरीके से बहरहाल उस वक्त मुझे महसूस होता है कि लोगों में मोहब्बत ज़्यादा थी। अच्छा, आप क्या समझते हैं, वही मोहब्बतें, वही ताल्लुकात, वो नहीं? अब ताल्लुकात तो हैं मगर मोहब्बत बीच में से गायब हो गई है। वो एक मिलना जुलना एक दूसरे के साथ। यहाँ एक मैंने एक क्लास में लड़कों से पूछा कि इस ईद पर आप में से कितने तालिब इल्म एक दूसरे के घर जाकर मिले। 40 की क्लास में से किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। फिर मैंने ये पूछा कि कितने लोगों ने अपने मोबाइल पर एक दूसरे को विश किया जो कुछ किया, उसमें जो है कि ना 2-4 हाथ खड़े हुए। तीसरा सवाल मैंने ये किया
कि अगर विश नहीं तो मैसेज में 15-20 खड़े हो। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है नई नस्ल। बिल्कुल ऐसे ये नई नस्ल है। अब ये है कि हम अपने दोस्तों के घरों में जाते, ये फर्क है एक बहुत बड़ा, जिससे मोहब्बत बढ़ती है। वो रिश्ते अब खत्म होते जा रहे हैं, मोहब्बत गायब होती चली आ रही है और बड़े ही गरजमंदियां जो है उसमें दाखिल हो गई। अफरा तफरी का दौर चल पड़ा है, अफरा तफरी का दौर चल पड़ा है, हर इंसान अपने में मसरूफ है। इसके वैसे बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे असबाब हैं। अखलाकियात बेटे, अब मुझे नहीं कहना, मैं उमर रसीदा भी हूँ और उस्ताद भी हूँ। अखलाकियात का बड़ा, हम ये देखे मजीद अमजद की उम्र बहुत ज्यादा थी जब मिलता था, मुनीर नियाजी जी उम्र में बहुत बड़े थे, लाहौर में भी हम तो तालिब इल्म थे, लेकिन हमने कभी जुर्रत नहीं की किसी शख्स से कि हल्की सी कोई बदतमीजी भी की जा सके। मैं अकेला नहीं, मतलब मेरे बहुत सारे साथी और दोस्त, हम बड़े मुअद्दब, फैज अहमद फैज से मेरी कई मुलाकातें, तो हम इन लोगों से अदब से मिलते थे। अब वो मामला नहीं रहा। अब तो बैठकें भी खत्म होगी। इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो ये एक बहुत सारा एक फर्क मैं महसूस करता हूँ। अखलाकियात नहीं रही और दूसरा ये है कि एक मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा। पहले रिश्ते मोहब्बत, मुझे याद है ये हमारा दोस्त जो है, ये इसका कोई रोजगार नहीं है, कोई देखो ना कहीं कोई नौकरी वोकरी नजर आती नहीं करती, आपको कहता है गौर फिक्र करते थे ना, एक दूसरे की परेशानियों को अपनी परेशानी समझ लेना। अब वो चीजें नहीं रही है कि छोटे मोटे तोहफे भी आपस में एक्सचेंज करते थे। अब सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली, वो ताल्लुक जो है अब वो उस तरीके से नहीं है। और हाँ जी, बहरहाल अब बसीयत शायर और अदीब के हम तो यही कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। और इसमें जो ख्वाबनामा है उसमें बहुत सारी शख्सियात से ख्वाब में मुलाकातें हैं, उनमें इस तरह मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो किए गए हैं। सही। तो वही भी है कि जाहिर सी बात है, जो इंसान जो लिखने वाला होता है स्पेशली, वो जो महसूस कर रहा होता है वो अपने लफ्जों से बयान कर देता है। ऐसे ही। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम नई बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे कि नई जो बिल्डिंग है, लोग प्लाजा बना रहे हैं, कोई शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या जो है मजीद उसमें बेहतरी करनी चाहिए, क्या सहूलतें देनी चाहिए, किस तरह से सेफ्टी मेजर्स के हवाले से भी क्या क्या करना चाहिए, ये भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ जी बिल्कुल, कुछ चीज़ों का मैंने पहले जिक्र किया है। हाँ। इसमें खास तौर पे जो पब्लिक के लिए इंटरेस्ट के लिए बात है वो है हमारा जो फायर एवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान जो है। हाँ। वो एक ऐसी चीज है वो जो हर बिल्डिंग के इंट्रेंट को पता होना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे आपने अगर किसी भी रूम में है, किसी हॉल में है, किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये पता होना चाहिए कि हमने निकल कर किस तरफ जाना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, और हमारा इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे होगा। उसके लिए बाकायदा हर बिल्डिंग के अंदर उसकी मार्किंग होनी चाहिए और उसके मैप हर फ्लोर के ऊपर, हर जगह के ऊपर मैप्स लगे होने चाहिए, ताकि वो बंदा आए देखे और उसे पता चल जाए कि हमने इस तरफ जाना है और वहां से वो सेफली एवैक्यूएट हो सके। एक तो एवैक्यूएशन प्लान बड़ा जरूरी है, फिर उसके अलावा जो है फायर डिटेक्शन सिस्टम बड़ा जरूरी है, स्मोक अलार्मिंग सिस्टम, जिसमें डिटेक्ट किया जा सके कि आग लग चुकी है और वो फौरन अलार्म जो है वो बच जाए, ताकि इब्तदाई स्टेज के ऊपर ही आग को कंट्रोल किया जा सके। अदरवाइज जब वो ग्रो कर जाएगी तो वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर जब ग्रो कर जाती है उसको फिर काबू करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर जो एक्सेस के मसाइल आपको मैंने बताए हैं कि जब आप पॉपुलेटेड एरिया में बिल्डिंग बनाते हैं तो इमरजेंसी एक्सेस हमारी गाड़ियों की होती नहीं है, तो उस सूरत हाल में जब डिले हो रहा होता है तो वो सारा प्रेशर भी अल्टीमेटली हमारी सर्विस के ऊपर ही आ रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा डिले। लेकिन अगर इसको हम इन टाइम काबू कर लें और ये वाली इंस्टॉलेशंस और ये सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर लें तो इनिशियल फेज के ऊपर ही हम आग को काबू पा सकते हैं और अपनी बिल्डिंग्स को महफूज बना सकते हैं और अपने लोगों को भी अल्टीमेटली हम महफूज बना सकते हैं। उसके लिए अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ये है, एक तो एक्सेस का ज्यादा मसला होता है, दूसरा हमारा जो मसला होता है वो होता है कि आपके उस बिल्डिंग में आपको पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है। जब आग ग्रो कर जाती है तो
उन बिल्डिंग्स के लिए हाइड्रेंट सिस्टम का होना बहुत बड़ा जरूरी है। इंटरनल हाइड्रेंट्स, ये दो किस्म के हाइड्रेंट्स होते हैं, एक इंटरनल हाइड्रेंट होता है, एक एक्सटर्नल हाइड्रेंट होता है। जो इंटरनल हाइड्रेंट्स होते हैं वो इन द बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग के अंदर होते हैं, और वो आग की सूरत में अंदर ही उसे इस्तेमाल करके आग को बुझाया जा सकता है। सही। अगर इमरजेंसी व्हीकल्स को आपने पानी की सप्लाई देनी है तो उसके लिए एक्सटर्नल हाइड्रेंट्स का होना बड़ा जरूरी है। एक्सटर्नल हाइड्रेंट्स का फायदा ये होता है कि बार बार गाड़ी को मूव नहीं करना पड़ता कहीं पे पानी की अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है। एक गाड़ी आई है, उसके बाद हाइड्रेंट के साथ अटैच किया उस गाड़ी को और उसको रिफिल करते रहे और आगे वो फायर फाइटिंग करते रहे हैं। तो इस तरीके से रिसोर्सेज भी कम इस्तेमाल होते हैं और आग को कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है और हमें पानी की अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं बनता। और ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस की और कानून की इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी सी बात है। और ये तमाम चीजें हो सकती हैं जिससे हमारी तमाम बिल्डिंग्स जो हैं, तमाम जो हमारे प्लाजाज हैं, तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह महफूज बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको वैसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ड्यूटी के हवाले से सबसे पहले तो बड़ा एक कॉमन सा इशू है, ये है कि हमारी जब भी इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, जब भी हमारी स्टाफ मूव होता है, हाँ वो फायर की हो या एम्बुलेंस की इमरजेंसी हो या किसी और की इमरजेंसी हो, तो हमें सबसे जो जरूरी मसला जो आता है रोड क्लियरेंस का बहुत ज्यादा इशू है। क्योंकि आपको पता है मुल्तान की ट्रैफिक बड़ी एक बेहंगम सी ट्रैफिक है। तो हैट्स ऑफ टू ट्रैफिक पुलिस, वो हमें बड़ा मतलब इसमें सपोर्ट भी करते हैं, चौक के ऊपर, चौराहों के ऊपर हमें मतलब वो क्लियरेंस करवा के देते हैं। लेकिन एक जो जनरल पब्लिक बिहेवियर है वो रास्ता, बल्कि आपको शायद जान के हैरानी हो कि जब हमारी गाड़ी गुजर रही होती है तो लोग जब सायरन बजा रही होती है गाड़ी, तो लोग उसके पीछे लाइन लगा लेते हैं ताकि वो इससे रास्ता मिलता जाएगा और हमारा जो है आगे क्लियरेंस हो जाएगी। और मतलब वो और फिर जो आगे चल रहे होते हैं वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इसके आगे आगे चलते रहें कि आगे से हमें क्लियरेंस मिलती रहे। तो ये महज़ब कौमों के अंदर जो है ये ऐसे नहीं होता। वहां पे जब इमरजेंसी का सायरन सुनाई देता है, हूटर सुनाई देता है, तो लोग अपनी गाड़ियां साइड पे करके उस गाड़ी को रास्ता देने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा हमें जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इमरजेंसी जो हमारा नंबर है 1122, ये लोगों को समझने की जरूरत है कि ये एक इमरजेंसी नंबर है और सिर्फ इसको हमें इमरजेंसी की सूरत में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सिर्फ जस्ट फॉर फन या टाइम पास के लिए या किसी इंफॉर्मेशन के लिए हम कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई इमरजेंसी में बंदा कॉल करेगा तो उसे वो नंबर एंगेज मिलेगा। बिल्कुल जी, आपने ये बड़ी ठीक बात की है कि लोग जो है ना वो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं जी अपने फन के लिए, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये जस्ट इमरजेंसी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। जी बिल्कुल। अगर आपकी वजह से किसी की भी जान को नुकसान पहुंचेगा तो आप ही जिम्मेदार हैं। डेफिनेटली। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, आपसे बातचीत करने में बड़ा मजा आया। अभी आपकी बहुत सारी बातें सुननी थी, आपके बहुत सारे वाकयात भी सुनना चाह रहे थे, लेकिन टाइम हमारे पास जो है वो बहुत मुख्तसर सा है। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? बस जी वही मैंने पहले भी ये बात कही है कि एक तो मोहब्बत का रिश्ता जो है वो उसका रिवाइवल किया जाए। मोहब्बत बहुत बड़ी है। वो जिगर मुरादाबादी का वैसे तो बड़ा मशहूर मिसरा है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। दूसरा अखलाकियात जो हमारे आबाओ अजदाद ने बनाई है बड़ी मेहनत से, हमें उन अक़दार को कायम रखना चाहिए। तीसरा ये है कि मैंने बहुत सारे ममालिक देखे हैं, मेहनत बड़ी ज़रूरी है, मेहनत से कौमें बनती हैं, मेहनत से। अब हमें पसीना बहाने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मेहनत करेंगे तो वो ये आप मेरा नौजवान नस्ल के नाम एक पैगाम समझिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, सर आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।